आज का तापमान रोज से बहुत ही ज्यादा था। सारा दिन कॉलेज में बंद पंखा रिया का मुंह चिढ़ाता रहा। भगवान का नाम लेकर छुट्टी का वक्त आया तो गाड़ी में ड्राइवर ने एक सीट पर लड़कियों को ठूस ठूस कर बिठा दिया। रिया मारे गुस्से और चिढ़ के मन ही मन कुड़ने लगी। बस आज इस गाड़ी से एक बार घर चले जाऊं। छुट्टी के बाद सबसे पहला काम मैंने गाड़ी बदलने वाला करना है। घर तक आते आते वो फैसला कर चुकी थी। दरवाज़ा खुला देखकर वो अचानक शांत और सुकून से भर गई थी, वरना इतनी गर्मी में दरवाजे के सामने खड़े होकर उसके खुलने का इंतजार करना भी किसी आफत से कम नहीं था। घर के अंदर आते आते उसका दुपट्टा सर से उतरकर एक कंधे पर लटकने लगा था। कमरे तक पहुंचते पहुंचते वो दुपट्टा लड़खड़ाते हुए उसके पाँव में आ गिरा था। बस सबसे पहले ठंडे पानी से नहाऊंगी, इसके बाद खाना खाऊंगी। आज तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। पता नहीं मम्मी ने खाने में क्या बनाया होगा। खुद से ही बड़बड़ाते हुए उसने बेड पर अपना बैग फेंका, अलमारी से अपने कपड़े निकाले और जब बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची तो बंद दरवाजा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। ये मोटा सांड हर वक्त मेरे बाथरूम में ही घुस जाता है। रोहन, जल्दी बाहर निकलो, मुझे नहाना है। गर्मी से मेरी जान निकल रही है। रोहन भी जैसे उसकी मजबूरी पर हंसने लगा था। उसके गुनगुनाने की आवाज रिया के कानों से टकराई। उसकी तो जान ही निकल गई थी। मोटा सांड, मैं इसे ऐसी सजा दूंगी कि हमेशा याद रखेगा। दोबारा मेरे बाथरूम में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। वो खतरनाक इरादा करते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। बाहर निकलते निकलते दुपट्टा उसके कमरे में ही गिर गया था। अब वो आस्तीने चढ़ाए रोहन के कमरे में पहुंची थी। आज मैं या तो इसकी शर्ट को खराब करूंगी या फिर इसकी कीमती परफ्यूम छुपा दूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक इसे मजा न चखाऊंगी तब तक ये इसी तरह मुझे तंग करता रहेगा। रोहन के कमरे में आई तो उसकी नज़र एसी पर पड़ी। इसका अपना एसी काफी दिन से खराब हो गया था। चलो, जब तक रोहन साहब बाहर आते हैं तब तक इनके कमरे में एसी के मजे ले लेती हूँ। दुपट्टा तो पहले से ही वो अपने कमरे में गिरा चुकी थी। आस्तीन ने इसने ज़रूरत से ज़्यादा ही मोड़ ली थी और अपनी कुर्ती के बटन भी खोल दिए थे और दोनों पैर खोलकर वो बेड पर बिल्कुल आराम से बैठ गई। ठंडी हवा के झोंके महसूस होते ही वो बिल्कुल शांत हो गई थी। दिमाग नींद में जैसे डूबने लगा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। नींद के खुमार की वजह से रिया को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तक महसूस न हुई थी। आकाश नहाकर जब बाथरूम से बाहर निकला तो सामने बेड पर बैठी हुई लड़की को देखकर एक पल के लिए तो दंग रह गया था। लड़की बेशक बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई दो राया नहीं था, मगर आकाश के लिए खूबसूरती कोई नई चीज नहीं थी। इसके आसपास ऐसी कितनी खूबसूरत लड़कियां तितलियों की तरह मंडराती रहती थीं, जिन्हें वो नजर भर कर भी नहीं देखता। लड़की ने अपनी कुर्ती के बटन खोले हुए थे। पहली नज़र में वो उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया था। वो नजरें चुरा गया। कौन है ये लड़की और यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये भी तो उन्हीं लड़कियों जैसी तो नहीं जो गए लड़कों को अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ खींचती हैं। एक पल में आकाश ने रिया को शक भरी नजरों से घूरा। अपना गला साफ करके रिया को अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। रिया ने झटके से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े शख्स को देखा। वो बुरी तरह से घबरा गई। आकाश इस वक्त शर्ट और पैंट के बिना था। उसने सिर्फ अपने शरीर पर तौलिया लपेटा हुआ था। मैडम, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि इस कमरे में एक अनजान मेहमान ठहरा हुआ है? आकाश के लहजे में अजीब सा तीखापन था। रिया को इसका तरीका बहुत बुरा लगा था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहे हैं, और ये तौलिया मेरा तौलिया है, ये आपने कहाँ से लिया है? रिया अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील थी। अपनी कोई चीज़ वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। रिया ने अपनी हालत को सुधारने की भी कोशिश नहीं की। वो ऐसी थी, पल भर में गुस्से में आती तो आसपास का सब कुछ भूल जाती। मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी इस मामूली सी गलती इसके लिए कैसा जुर्म साबित होने वाली है।
जिस वक्त वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे, उसी वक्त इस कमरे में तनीषा आई थी। अंदर का नज़ारा बहुत ही चौंकाने वाला था। तनीषा जैसी लड़की जो हमेशा से रिया से जलन रखती थी, इसके बारे में हर वक्त गलत अफवाहें फैलाकर सब लोगों को इसके अलग करने की कोशिश करती थी, मगर फिर भी इसे कभी अपनी कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। वैसे तनीषा को इस हद तक नफरत थी कि वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं देख सकती थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे अपने माँ बाप पर आता था, जिन्होंने तनीषा को उसके भाई के साथ शादी के रिश्ते में बांधने की बात चला दी थी। तनीषा का बस नहीं चलता था कि वो अगला पल बीतने से पहले इन दोनों का रिश्ता तोड़ दें। जितना वो घर वालों को इसके खिलाफ करने की कोशिश करती, उतना ही वो इसे बुरी तरह से डांट देते। रिया तनीषा से हर हाल में अच्छी थी, इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा समझदार, हर क्लास में हमेशा पहली पोजीशन लेती। और तनीषा, वो तो धक्के खाकर मुश्किल से ही पास हो पाती थी। और अब जब से उसकी सिपली आई थी, तब से तो रिया ने इसका बहुत ही मजाक उड़ाया था। बात बात पर वो इसे सिपली के ताने देती और तनीषा दिल ही दिल में कुड़ कर रह जाती। वो मौके की तलाश में थी, और आज रिया की बेवकूफ़ी ने और किस्मत ने इसे मौका दे दिया था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल ऑन किया। कैमरे के अलग अलग एंगल से उसने रिया की ढेर सारी तस्वीरें ले ली, और फिर पास से उसने वीडियो भी बना ली थी, जिसमें रिया का हलिया साफ और बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर कोई भी इसके बारे में गलत सोच सकता था। तनिषा के होठों पर चालाकी भरी मुस्कुराहट खेल रही थी, और रिया इस साजिश से अनजान आकाश के साथ उलझ रही थी। आकाश भी किसी से कम नहीं था। ये तौलिया आपका है, आपको चाहिए तो फिर ऐसा करता हूँ कि ये उतार कर आपको दे देता हूँ, क्या चाहिए आपको? उसके लहजे में अजीब सी शरारत थी, जिसे महसूस करके रिया का चेहरा एक पल में शर्म से लाल पड़ गया था। आप तो बहुत ही बेशर्म इंसान हैं। बदतमीज होने के साथ साथ बेशर्म होने में भी आपको महारत हासिल है। मैडम, मुझे कोई नाम देने से पहले आप एक बार अपने बारे में सोच लें कि आप कौन हैं, और ये जो हरकत आपने की है, एक अकेले लड़के के कमरे में आना, क्या मायने रखता है? मैं ये समझूं कि आप मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए ये हुलिया बनाकर यहाँ पर बैठी हैं। आकाश की बात बहुत ही सख्त थी। उसके चेहरे के हाव भाव भी बहुत ही कड़वे थे। रिया को तो आग ही लग गई थी। वो भड़कते हुए कमरे से बाहर निकली। सामने एक अलग ही तमाशा इसका इंतजार कर रहा था। अभी तक इसने अपने बाजू नीचे नहीं किए थे, और न ही इसे अपनी कुर्ती के बटन बंद करने का ख्याल आया था। कमरे से निकलते ही तनिषा इस पर चील की तरह झपटी। इसे बाजू से पकड़कर वो हॉल में लेकर आई, जहाँ पर दादाजी, आंटी, रिया की मम्मी, भाई सब लोग मौजूद थे। तनिषा ने मौके से भरपूर फायदा उठाया। देख लिया मम्मी आपने, और दादाजी आप भी अपनी आंखों से अपनी लाडली के करतूत देख लें। आप मुझे हमेशा इसके जैसा बनने का कहते थे कि ऐसी लड़की बन जाऊं, जिसमें शर्म लिहाज का कोई मतलब ना हो। बगैर दुपट्टे के खुले गले के साथ वो एक लड़के के कमरे में चली गई। दादाजी अभी भी जैसे सदमे में थे। उन्हें जैसे अभी भी तनिषा की बात पर यकीन नहीं था। रिया को अपनी आंखों के सामने देखकर वो भी सच्चाई मानने से इनकार कर रहे थे। तनिषा भी जैसे हर मुमकिन हद तक इस बाजी को जीतना चाहती थी। वो किसी भी तरह ये मौका हाथ से जाने देने की गलती नहीं कर सकती थी। उसने वीडियो दादाजी और सब लोगों के सामने दोबारा से चला दी, जिसमें रिया की ये हालत बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही थी। पड़ोस वाली सुनीता आंटी भी रिया को गुस्से से घूर रही थी। अब इनका रुख अपनी पड़ोसी शारदा की तरफ था। शारदा, ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? क्या यही सब सिखाया है? अरे तुम्हारी बेटी जैसी लड़कियां होती तो पूरे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा देती। हमने तो तुम्हें हमेशा अपना समझकर हर मोड़ पर साथ दिया, हर वो सुविधा दी जो अपने बच्चों को दी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और ये सिला दिया हमें इस लड़की ने, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कल को मेरा बेटा जब घर आएगा, तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? उसे क्या बताऊंगी कि कैसी लड़की को चुना था उसके लिए? आ जाने दो तनिषा के पापा को, आज ही तुम्हारी उनको करतूत बताती हूँ। मैं तुम्हारा रिश्ता आगे अपने बेटे के साथ नहीं जोड़ सकती। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई इज्जतदार मर्द तुम्हें अपनाए।
सुनीता आंटी का लहजा, उसके शब्द बहुत ही ज्यादा सख्त थे। रिया हैरान होकर उन्हें देखे जा रही थी। अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। आखिर इसने ऐसा क्या किया है। गुस्से तो उसे भी आ रहा था, उस आदमी पर जो अनजान होकर भी कितने हक के साथ उसके घर में मौजूद था। और उसने कितनी बेइज्जती की थी रिया की, बजाय इसके कि सब लोग रिया की साइड लेते। वो इसी को ही बुरा भला बोल रहे थे। रिया का भाई भी कमरे से निकलकर आ गया था। तनीषा ने उसे भी वो वीडियो और तस्वीरें दिखा दी। अब वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। आकाश रोहन का दोस्त था। वो शहर का जाना माना वकील था। दादाजी के कहने पर ही रोहन आकाश को घर में लेकर आया था और अपने कमरे में उसे ठहराया था। आज ही आकाश इस घर में आया। इसे यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए थे और आज ही घर में तमाशा खड़ा हो गया। आकाश भी दुविधा में पड़ गया था कि वो क्या करे। उसने भी बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुन लिया था। गुस्से से उसका दिमाग भी घूम गया था। वो रोहन से साफ बात करके इस घर से निकल जाना चाहता था। आखिर इस सारे मामले से इस बेचारे का क्या लेना देना था। सुमित घर आया तो तनीषा उसे खींचते हुए के कमरे में लेकर आ गई। सुनीता आंटी उसके आने का इंतजार ही कर रही थी। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, बहुत चालाक और मतलबी लड़की है। ये किसी तरह भी तुम्हारे काबू में आने वाली नहीं थी। देखो इसकी बेइज्जती अपनी आंखों से। क्या तुम अभी भी इससे शादी करोगे। सुमित ने वो तस्वीरें देखी जो उसकी आंखों गुस्से से लाल हो गई थी। ऐसा रिया कैसे कर सकती है। वो तो मुझे बहुत पसंद करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सुमित की बात पर माँ ताना मारते हुए हंसने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे थे। तुम इन तस्वीरों को देखो, ये वीडियो देखो। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये लड़की शरीफ है और ये तुमसे प्यार करती है। अगर ऐसा है तो ये एक अनजान लड़के को अपना वजूद दिखा रही थी और इसके इतने करीब खड़े होकर क्या ये इसके सामने ज्ञान बांट रही थी। बताओ मुझे। सुमित का सर भी झुक गया था। आप ठीक कहती हैं माँ, मैं ही गलत हूँ। मुझे इस लड़की के लिए आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं इस लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन होता है। कौन है हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने वाला। कौन है ये तुम्हारे दादाजी ने बुलाया है। सुना है कोई छोटा मोटा वकील है, रोहन का दोस्त है। अब जैसा रोहन खुद एक आम सा इंसान है, वैसे इसका दोस्त भी होगा, एक आम सा वकील। तुम्हारे दादाजी को ना जाने इससे क्या काम था। कहीं इन्होंने वसीयत के बारे में तो कोई बात नहीं करनी थी। अब सुनीता आंटी को और ही परेशानी हो गई थी। सुमित कमरे से निकल गया था। मम्मी, वसीयत के बारे में अभी परेशान मत हो। अभी सबसे बड़ा मसला इस लड़की का है। किसी तरह से भाई की इससे जान छुड़वा दे। दादाजी को इतना मजबूर करो, इतनी बातें सुनाओ कि वो किसी भी राह चलते के साथ इस लड़की की शादी करवा दे। इस तरह हमारी जान छूट जाएगी। तुम ठीक बोल रही हो तनीषा। अब देखो ये बाजी हमारे लिए आई है तो हम इसे जीते बगैर हाथ से नहीं निकलने देंगे। इस लड़की को ना सबक सिखाया तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। आकाश कब से रोहन के कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसने रोहन के मोबाइल पर मैसेज करके उसे कमरे में बुलाया था। रोहन बगैर कुछ कहे उसके सामने थके अंदाज में आकर बैठ गया। वो इसे कहता, भी तो क्या गलती तो अपनी बहन की थी। रोहन, तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया था मुझे वो बताओ। मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। दादाजी को तुमसे कुछ बात करनी थी। रोहन दबी दबी आवाज़ में बोला, ठीक है तो बुलाओ, क्या बात करनी थी, या मुझे उनके कमरे में ले चलो। हाँ अभी ले चलता हूँ, थोड़ा वक्त रुक जाओ। घर में जो इस वक्त मामला चल रहा है, इस वक्त रोहन आकाश को दादाजी के सामने लेकर नहीं जा सकता था। वो घबराया हुआ था, गुस्से में आकर कहीं आकाश को ही कुछ न कह दे और इसकी दोस्ती खराब हो जाए। तभी कमरे में सुमित गुस्से में आया। कमरे में आते ही उसने आकाश को गले से पकड़ लिया। तुम होते कौन हो हमारे पड़ोस की इज्जत पर हाथ डालने वाले। सुमित बहुत ही बदतमीजी से बोला था। आकाश इस अचानक आफत के लिए तैयार नहीं था। वो एकदम ही गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार झटका दिया। सुमित दूर जा गिरा था। दोबारा इस तरह मेरे कॉलर को हाथ मत लगाना और बात जरा दूर रहकर करो और तमीज के साथ करो। इस तरह किसी पर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाते। आकाश अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला,
तो सुमित के होठों पर ताने भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बिना सबूत के इल्जाम? जो कुछ तुम दोनों कर रहे थे, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मेरी होने वाली मंगेतर तो ऐसी नहीं थी। वो बहुत ही मासूम थी। पक्का तुमने ही उसे बहकाया होगा। तुमने ही उसे मजबूर किया होगा ये सब करने पर। रोहन सुमित को वहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगा था, मगर सुमित ने उसे भी बुरी तरह से झटक दिया था। क्या जरूरत थी तुम्हें अपने दोस्त को की? क्या तुम नहीं जानते थे अपनी बहन को कि वो किस किस्म की लड़की है? सुमित चुप हो जाओ, अब मेरा हाथ उठ जाएगा। खबरदार, अगर तुमने दोबारा रिया के बारे में कोई बात की तो। आकाश और रिया का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, मगर तस्वीरों में तो इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध नजर आ रहा था। भगवान जाने ये खेल कब से खेला जा रहा है। बस बहुत हो गया। मैं आपका और इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारा जो काम भी होगा मेरे ऑफिस आकर बता देना। अफसोस है मुझे जो मैं ऐसे ही जाहिल लोगों के पास आकर बैठ गया। अब मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता। तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। दादाजी के पास चलो, बात उनके सामने होगी। आकाश ने एक पल को सुमित को गुस्से से देखा, फिर कहने लगा, ठीक है चलो। आकाश जब दादाजी के कमरे में आया तो इस वक्त वहां पर सभी लोग मौजूद थे। रिया भी सिर झुकाए बैठी थी। इस वक्त वो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी। दुपट्टा अब की बार उसने ओढ़ रखा था। इस वक्त वो काफी ठीक लग रही थी। इसकी रोई रोई आंखें और सूजा चेहरा देखकर आकाश को अंदाजा हो गया कि वो काफी देर से रो रही है, मगर इस समय इसका क्या कसूर है, ये समझने से वो बेचारा असमर्थ था। आखिर किसी के घर में नहाना इतना बड़ा जुल्म है कि इसे इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? अपने 10 साल के कानून के करियर में उसने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा था कि किसी के नहाने पर इसे मुजरिम बना दिया जाए। सुमित की बातों ने उसे उसकी सोचों से बाहर निकाला। दादाजी पूछे इन दोनों से, आखिर इनका चक्कर कब से चल रहा है? आकाश की बर्दाश्त बस यहीं तक की थी। किसी इंसान पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। तुम इस लड़की से पूछो कि मेरे कमरे में आई थी या मैं इसके कमरे में गया था। अगर मैं इसके कमरे में गया था तो मैं हुआ मुजरिम। मुझे मिलनी चाहिए सजा। पूछो इससे। आकाश को लग रहा था कि वो शायद इसकी बातों से मुकर जाएगी। वो शायद सब लोगों के दबाव में आकर आकाश पर इल्जाम लगा देगी और वो इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। मगर रिया ने रोते हुए इसके सारे ख्यालात को गलत साबित कर दिया। मैं इनके कमरे में गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस वक्त रोहन के कमरे में इसका दोस्त है। वो मेरे बाथरूम में नहा रहा था। मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी और मैं इसलिए इसके कमरे में चली गई। मेरे कमरे का एसी भी खराब था। कब से बोल रही हूँ, मगर अभी तक किसी ने मेरा एसी भी ठीक नहीं करवाया। रिया के मान लेने पर सभी उसे घूरती नजरों से देखने लगे। उसने बात की थी, अपने रोहन के कमरे में मौजूदगी की वजह भी बताई थी। ये सब किसी ने नहीं सुना था। इनके लिए बस इतना ही काफी था कि रिया ने अपनी गलती तो मानी। तनीषा और सुनीता वो तो बस यही सुनने के लिए बेताब थी, और जो आकाश था वो तो कुछ पल हैरान रह गया। इस लड़की की बहादुरी और सच्चाई ने इसे बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। उसने आज तक किसी ऐसी बहादुर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी जो सारी बात अपने ऊपर ले ले। ये सच था जो इस लड़की ने बोला था, मगर ऐसी सच्चाई और बहादुरी बहुत ही कम लड़कियों में होती है। वो साबित हो गया ये लड़की बेगुनाह है और हमारी सोच गलत है। सजा इसे मिलनी चाहिए। तुम जाओ लड़के यहाँ से, हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। सुनीता आंटी चिल्लाई। आकाश सिर झटकते हुए वहां से निकलकर आ गया था। तुम बहुत ही पिछड़े लोग हो यहाँ। आज के बाद मैं इन जाहिल लोगों में कभी नहीं आऊंगा। अब तो मैं इस रोहन से भी कभी बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था ये इतने छोटी सोच के लोगों से ताल्लुक रखता है। बहुत बड़बड़ाते हुए वो वहां से चला गया था और रिया वो सबका गुस्सा सहने के लिए वहां पर अकेली बैठी रह गई थी। मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना। मैं ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रख सकता जो ऐसे हल्के चरित्र की मालकिन हो, जो किसी भी लड़के को देखकर उस पर फिसल जाए। मुझे अच्छे और मजबूत चरित्र की लड़की चाहिए। रिया ने बेइंतहा हैरत और दुख से सुमित को देखा था। साथ शादी का वादा करने वाला, हर हाल में साथ निभाने वाला,
पहले पल में इसका साथ छोड़ गया था, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी कसूर के। सुनीता आंटी चील की तरह रिया पर झपटी थी। ये रिश्ता टूट गया समझो। तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि किसी इज्जतदार शख्स की पत्नी बनो। मैं तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी, मगर अब शुक्र है मेरे बेटे को भी अकल आ गई है। शारदा जी दुपट्टा चेहरे पर रखकर बुरी तरह से रोने लगी थी। रोहन वो भी सिर झुकाए बैठा था। इस लड़की ने इन दोनों माँ बेटे को किसी के सामने सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा था। रोहन वहां से लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ कमरे से निकलता चला गया था। रिया रोते हुए अपनी माँ के पास आई तो उन्होंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया था। इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, यही संस्कार दिए थे तुम्हें कि जवान होकर ये गुल खिलाओ। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। एक जरा सी गलती हो गई है और इस गलती के लिए आप लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। दादाजी, आप तो मुझे समझते हैं, आप तो मेरे अपने हैं। कम से कम आप तो मेरा यकीन करें। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं ऐसे पाप करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दादाजी भी सदमे के असर में थे। सुमित, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। इस वक्त मुझे सुकून की ज़रूरत है। तुम लोगों ने मेरे सुकून को ख़त्म कर दिया है, तो सब लोग जाओ यहाँ से। वो इस वक्त सबसे टूटे हुए और बिखरे हुए लग रहे थे। एक एक करके सभी लोग कमरे से निकलते चले गए। रिया अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। वो इस तरह बगैर किसी कसूर के सबकी नज़रों में मुजरिम बन जाएगी, ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमेशा सबकी नज़रों में अपने लिए प्यार देखा था। तनीषा और सुमित्रा आंटी ऐसी थीं जो उसे चिढ़ती थीं और उसके चिढ़ने के कारण दो थे। सुमित्रा आंटी अपने किसी अमीर रिश्तेदार की बेटी को बहू बनाना चाहती थी, जो इसकी तरह बहुत ही मालदार थी और अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस थी। सुमित के साथ इसकी शादी करके वो सुमित की जिंदगी संवारना चाहती थी, मगर दादाजी ने सुमित के साथ रिया का नाम जोड़ने की बात की थी। भला रिया इन्हें क्या देती? इनके पड़ोस में रहने वाली एक आम सी लड़की। जब शारदा जी के पति का देहांत हुआ तो वो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ इनके पड़ोस में आकर रहने लगी थी। सुनीता आंटी ने बहुत ही कोशिश की कि अपनी इस पड़ोसी की दूसरी शादी करवा दें। अपने पति को भी इन्होंने बहुत समझाया, दादाजी पर भी जोर दिया, मगर इन्होंने सुनीता आंटी की एक नहीं सुनी। हमारी बेटी और इनके दोनों बच्चे हम पर भारी नहीं है। शारदा दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो हम इस पर जोर भी नहीं देंगे और तुम भी इस बारे में दोबारा बात नहीं करोगी। सुनीता आंटी अपना सा मुंह लेकर रह गई थी, मगर उन्होंने शारदा जी को तंग करने का और नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। हर वक्त वो ताने देती, अपनी सहेली से कहती, शारदा अपनी बेटी को कुछ सिखा दो, इसे भी खाना बनाना सिखाओ, अगले घर जाएगी तो क्या करेगी। तब रिया इन्हें मजे से कहती, सुनीता आंटी, तनीषा भी तो कोई काम नहीं करती, मैं और तनीषा दोनों एक साथ खाना बनाना सीख लेंगे। सुनीता आंटी को इसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आता, मगर दब कर रह जाती थी। तनीषा का बाप इसे दान दहेज देगा कि इसके ससुराल वाले का मुंह बंद हो जाएगा, मगर तुम्हारा तो बाप सर पर है नहीं जो तुम्हारे ढेर सारा दहेज देकर विदा करेगा। तुम्हारे साथ तो सिर्फ सलीका और संस्कार ही जाएंगे, और अगर ये भी तुम्हारी माँ न दे सकी तो सब लोग तुम्हारी माँ पर ही थूकेंगे। रिया तो इनका मुंह देखते ही रह जाती। और फिर जब दादाजी ने रिया को इसी घर में रखने का फैसला किया तो सबसे ज्यादा ऐतराज सुनीता आंटी का ही था, मगर इनकी किसी ने नहीं सुनी। इस मौके पर इनके पति ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला पति हर उस मौके पर अपने बाप के फैसले को आखिरी फैसला समझता था। और एक घर की लड़की हमारी सेवा करेगी, घर को जोड़ कर रखेगी, बाहर से लड़की लेकर आओगे तो न जाने वो कैसी होगी। और तब से सुनीता आंटी इस घर की लड़की को भगाने के चक्कर में थी, और अब किस्मत ने इन्हें मौका दिया था तो झट से इन्होंने सुमित के साथ इसका रिश्ता तोड़ दिया। दादाजी ने पूरी रात सोचा कि बुरिया के लिए अब क्या कर सकते हैं। इतना तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि सुमित अब कभी भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब इनकी सारी उम्मीदों का केंद्र दिलावर सिंह था, जो उनका बड़ा पोता था, मगर न तीन में न तेरह में। वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था
उसका ऑफिस दूसरे शहर में था। तभी वो वहाँ अपने लिए अलग फ्लैट लेकर रह रहा था। वो 40 साल का हो चुका था। वेब डिजाइनिंग का काम करता था। दादाजी ने उसे बहुत कहा कि उनके कारोबार में हाथ बटाए, मगर उसने इनकी एक नहीं सुनी। अब दादाजी को अपना बड़ा पोता याद आ गया था। उन्होंने कॉल करके दिलावर सिंह को बुला लिया था। वो इतनी अचानक बुलाने पर हैरान था, मगर फिर दादाजी ने जब इससे रिया के बारे में बात की तो कितनी देर तक वो हैरान रह गया था। रिया बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल कोमल सी लड़की। अगर वो उसे मिल जाती तो इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं था। उसने दादाजी के फैसले पर सिर झुका दिया। दादाजी ने अगले दिन सब लोगों को अपने कमरे में बुलाया और फिर अपने फैसले से सबको बताया। मैंने दिलावर और रिया की शादी का फैसला कर लिया है। दिलावर को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं, और रिया तुम्हें भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस सब के बाद भी तुम्हें ये लड़का अपनाने के लिए तैयार है, वरना इस मौके पर तो करीबी लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। रिया फटी फटी आंखों से बिना यकीन के अपने दादाजी को देखे जा रही थी। दादाजी, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? दिलावर भाई मुझसे उम्र में पूरे 22 साल बड़े हैं और मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं शादी नहीं कर सकती। मेरा साफ इनकार है। सुनीता आंटी गुस्से से कुड़कर रह गई थी। एक लड़के से इस लड़की की जान छुड़वाई तो उसके ससुर साहब ने दूसरे लड़के के ऊपर इसको मरना चाहते थे, मगर उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। पर पापा जी, लगता है इस उम्र में आप सटिया गए हैं। ये लड़की हमारे घर के लिए स्वीकार करने के लायक ही नहीं है। एक के लिए मैंने इनकार किया तो मैं दूसरे के लिए हाँ कैसे कर सकती हूँ? अब तो आपके पोते सुमित को भी अकल आ गई है। उसकी आंखों पर भी रिया के प्यार की पट्टी बंधी थी, मगर अब वो पट्टी उतर चुकी है। वो तो इसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं। आज उसने मुझसे कहा था कि दादाजी से कहो कि कोई भी राह चलता देखकर रिया का उसके साथ शादी कर दे। वो इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। इसका साया भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम चुप रहो सुनीता, मुझे रिया से बात करने दो। देखो रिया बेटी, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब तुम्हारे नाम के साथ एक अनजान मर्द का नाम जुड़ चुका है। तुम्हारे ऊपर एक दाग लग गया है, और जब किसी लड़की पर दाग लग जाए तो कोई भी इज्जतदार शख्स उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। बस दादाजी, मैं इससे ज़्यादा और नहीं सुन सकती, और ना ही मैं इससे ज़्यादा अपने बारे में बकवास सह सकती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। बार बार अपनी सफाई दे रही हूँ। कोई मुझ पर यकीन नहीं कर सकता, मगर अब मैं अपनी सफाई नहीं दूंगी। आप लोगों को यकीन नहीं करना तो आप ना करें, मगर मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी का किसी को तमाशा बनाने की इजाज़त नहीं देती। अगर आपको मेरे यहाँ रहने पर ऐतराज़ है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो लंबे लंबे कदम भरती वहां से चली गई थी। सुनीता आंटी ने आंखें चमकाते हुए सभी लोगों की तरफ देखा। देखा तुम लोगों ने इसकी हिम्मत। सब लोगों के लाड प्यार ने ही इसे इस हाल तक पहुंचाया है। काफी सारे दिन बीत गए। रिया के पेपर भी सर पर थे, मगर इस सारी स्थिति में वो एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रही थी। और तनिषा, जिसने सारा खेल खेला था, वो तो बहुत खुश थी। अपनी खुशी के झूले में झूलते वो ये भूल गई थी कि दुनिया कर्मों का फल है। जो भी किसी के लिए गड्ढा खोदेगी तो कल को वो खुद भी उस गड्ढे में गिरेगी। वो बहुत ही खुश थी। अपनी सहेलियों को अपना कारनामा बताती और उसे शाबाशी लेती। उसकी सहेलियां भी उस जैसी ही थीं, क्योंकि रिया और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। तो सभी लड़कियां एक दूसरे को भी जानती थीं। रिया की खूबसूरती से, उसकी बुद्धिमानी से और उसकी इज्जत से सहेलियां बहुत ही जलती थीं। और अब इनके भी जलते दिल को चैन मिल गया था। काफी सारे दिन बीत गए। आकाश अपने काम में मसरूफ हो गया था। कुछ वक्त के लिए वो इस घटना को भूल गया। उसके पास केस ही इतने थे कि इसके पास सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। काफी दिनों के बाद उसका दोस्त उसके पास आया। बातों बातों में रोहन का जिक्र छिड़ गया। अरे यार, काफी टाइम हो गया, रोहन नजर नहीं आया। तुम्हारे साथ इसकी बहुत दोस्ती थी। तुम्हारा दोस्त हर वक्त साथ रहता था। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नाराजगी चल रही है। मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम दोनों की नाराजगी दूर करवा दूं। रोहन के जिक्र पर आकाश को वो सारी बातें याद आ गई थी। उसके होठों पर एक कड़वी भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। रोहन तो बहुत अच्छा है, मगर
इसकी फैमिली और पड़ोसी जरा भी अच्छे नहीं, बहुत ही पिछड़े किस्म के लोग हैं। मैं तो भाई बाल बाल बच गया इन लोगों से। दोबारा कसम खा ली है कि कभी उस जगह नहीं जाऊंगा। आकाश के इस तरह कहने पर उसका दोस्त हैरान रह गया था कि मैं इसकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ। सब तो बहुत ही अच्छे हैं, मगर तुम क्यों इस तरह बोल रहे हो? तुम्हारा इतना अनुभव क्यों खराब है? क्या हुआ, बताओ मुझे। और फिर आकाश ने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो वो हैरान रह गया। आकाश, तुम ऐसा कर सकते हो? मैं तो तुम्हें बड़ा ही हमदर्द और अच्छे दिल का इंसान समझता था, मगर तुम इतने पत्थर दिल हो गए, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। आकाश अपने पक्के दोस्त के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुरे तरीके से गुस्से में आ गया था। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे पत्थर दिल और बिना भावना वाला बोल रहे हो? क्या कर दिया है ऐसा? जरा साफ साफ बताओ। आकाश बोला था तो उसका दोस्त उसे देखता ही रह गया। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं कि तुमने क्या किया है? उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो अपने घर वालों के सामने मुजरिम बन गई है, और तुम कह रहे हो कि तुमने क्या किया है? इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो तो? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ सबका? मैं उसके कमरे में नहीं गया था, वो मेरे कमरे में आई थी, और मैंने नहीं कहा था कि इस तरह वो अपने आप को खोलकर यहाँ पर बैठ जाए। अगर मैडम को इतनी ही गर्मी सता रही थी तो कहीं अकेली जाकर बैठती, ना कि किसी मर्द को बहकाने की कोशिश करती। यार, मैं रिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ही मासूम और सीधी सादी लड़की है। वो क्या किसी मर्द को बहकाएगी? वो तो शायद इन बातों से बहुत दूर रहती है। हो गया तुम्हारा रिया पूर्ण, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। ऐसे नहीं आकाश यार, मुझे तुम्हें इस सारे मामले का वो पहलू दिखाना है जिससे तुम अभी तक नजरें चुरा रहे हो। अच्छा बताओ जरा, ऐसा कौन सा पहलू है जिससे मैं कसूरवार निकलता हूँ? आकाश का लहजा भी अब तक कड़वा और ताने भरा था। तुम्हें किसने कहा था कि किसी के घर में तुम इस तरह से तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलो? तुम्हें तो पूरे कपड़े पहनकर बाहर आना चाहिए था। अपने घर में और दूसरों के घर में रहने के कुछ तरीके होते हैं। हर जगह पर इंसान एक ही जैसा नहीं रह सकता। और अब जब तुमने उस लड़की को देख लिया है तो वो तुमसे बेखबर थी। तुम वापस चले जाते, उसे अपने होने का एहसास दिलाते, या फिर कमरे से बाहर निकल जाते, मगर तुम तो उसके साथ इस हालत में खड़े होकर आमने सामने बहस करने लगे। आकाश ने तो इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। एक पल को वो शर्मिंदा हुआ, मगर यार, फिर भी वो लड़की को सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, आकाश की वो लड़की बहुत ही मासूम है। वो बातों को इतना गहराई से नहीं सोचती। अगर इतना सोचती तो क्या उसके साथ ये सब होता? तो फिर क्या करूं? आकाश ने पूछा। करना क्या है, वापस जाओ, सारी बात उन लोगों को बताओ। कम से कम उस लड़की को तो सबकी नजरों में मत गिराओ। अगर यार मैंने बताया किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया तो तुम दोबारा वहां पर जाओगे और देखो क्या स्थिति है। फिर जो तुम्हें सही लगता है तुम वो फैसला करो। आकाश ने कुछ देर तक उस मामले पर सोचा था और फिर उसने फैसला किया कि उसे उस घर में जाना चाहिए, मगर कामों में व्यस्त होने की वजह से वो वहां पर जा नहीं सका। रात को सोने के लिए लेटा तो रिया का चेहरा एकदम से उसकी आंखों के सामने आ गया था। उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी रोती हुई आंखें आकाश को बुरी तरह से परेशान कर रही थीं। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही वो उस घर में जाएगा, और फिर जब वो घर में दाखिल हुआ तो उस पर घर वालों की नजरें पड़ी तो वो बुरी तरह से भड़क उठे थे। सुमित तो उसे मारने के लिए लपका था। तुम यहाँ पर फिर आ गए, दोबारा तमाशा लगाने के लिए। आखिर क्या सोचकर तुमने यहाँ पर कदम रखा है? आकाश ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। मुझे इस घर के बड़ों से बात करनी है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। रोहन को भी उसके आने की खबर मिल गई थी। वो उसे लेकर दादाजी के पास कमरे में आया था और उनके पास ही सिर झुकाकर बैठ गया था। आकाश ने सारी बात उन्हें बताई तो वो कहने लगे, बेटा, अब इन सब बातों का क्या फायदा? मेरी बच्ची पर तो दाग लगना था, लग गया। उसका रिश्ता टूट गया। कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो तो बदनाम हो गई, तुम्हारा क्या? तुम तो आजाद घूम रहे हो। जिसे तुम्हारा दिल चाहेगा उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे ना। तुम्हें तो कोई किसी बात का ताना नहीं देगा और ना ही तुम्हें कोई दुत्कारेगा। सारी दुत्कार तो मेरी बच्ची के हिस्से में आई है। दादाजी रिया के साथ जितनी भी सख्ती करते
जितना भी नफरत का दिखावा करते, वो दिल ही दिल में उसे बहुत चाहते थे। आकाश ने एक ही पल में फैसला कर लिया। हालांकि यहाँ आते तक उसके दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं था, मगर अब दादाजी को टूटा हुआ देखकर और रोहन के झुके सर के साथ देखकर उसने पल भर में फैसला किया था कि आपकी बच्ची को मैंने बदनाम किया। वो मेरी वजह से सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरी। मैं ही उसे इज्जत देना चाहता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर आप भी इसी वक्त इस शादी का इंतज़ाम कर दें तो मैं तैयार हूँ। दादाजी ने बिना यकीन से आकाश को देखा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया कि जैसे आपने फैसले को पक्का किया है। और फिर सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। रिया, जिसने हमेशा से सोचा था कि वो अपनी शादी पर ऐसे तैयार होगी, ऐसे डिजाइनर ड्रेस पहनेगी, मगर अब इतनी सादगी से उसकी शादी आकाश के साथ हो गई कि उसे कुछ सोचने सुनने का मौका ही नहीं मिला। माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। आज तूने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, एक बार भी मेरे और अपने भाई के बारे में नहीं सोचा, मगर आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। आकाश के साथ शादी कर लो, मेरी बात मान लो। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, ठीक है? मम्मी, अगर मैं आप लोगों पर इतना ही बोझ बन गई हूँ, आप लोग मुझे ठिकाने लगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊंगी। टूटे दिल और भीगी आंखों के साथ रिया ने शादी के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। आकाश इसे इन्हीं सादा कपड़ों में लेकर विदा करा ले गया था, मगर उसे घर ले जाने के बजाय वो सीधा एक बड़ी दुकान में आया था। यहाँ से अपनी पसंद की शॉपिंग कर लो और ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी ले लो। मैं बार बार तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए वक्त नहीं निकाल सकूंगा, बहुत ही व्यस्त होता हूँ। वो इसे यहाँ पर लेकर आने की बात बताते हुए बोला था। एक पल को रिया इसे देखती रह गई। फिर बिना कुछ कहे उसने चंद जरूरी चीजें खरीदी और उसके साथ घर में आ गई थी। आकाश का घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। घर में नौकर चाकर भी थे और हर कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया भी था। साफ सफाई और सलीका भी घर के कोने कोने से नजर आ रहा था। पहली नजर में वो इस घर से प्रभावित सी हो गई थी और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया था। तुम्हारे साथ शादी का फैसला मैंने बहुत जल्दी में किया। मेरे घर वाले इस शादी से बेखबर हैं। जल्दी मैं उन्हें तुम्हारे और मेरी शादी की खबर दे दूंगा। रिया खामोश रही। वो आकाश की बातों का जवाब देती भी क्या। रात भर वो कमरे में बैठी आकाश का इंतजार करती रही, मगर वो साथ वाले कमरे में बैठा अपनी फाइलों से उलझा रहा था। वो तो जैसे उसे भूल ही गया था कि आज उसने शादी की है। एक जीती जागती खूबसूरत लड़की को वो इस घर में लेकर आया है। रिया उसका इंतजार करते करते सो गई थी। अगले दिन कब आकाश उठकर ऑफिस गया, किसने उसे नाश्ता बना कर दिया, रिया बेखबर थी। उसकी आंख तब खुली जब नौकरानी ने उसके पास आकर उसे सोते हुए से उठाया था। आपकी तबीयत ठीक है? साहब का फोन आया था कि आपको उठा दूं। अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर को फोन कर लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिया ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया। फिर बाहर आ जाइए, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। रिया भी नाश्ता करके फ्री हुई थी कि दो औरतें घर में दाखिल हुईं। वो ऊंची ऊंची आवाज में बातें करती हुई रिया तक आई थी और फिर उसे देखकर वो हैरान रह गई। कौन हो तुम? वो उससे सवाल करने लगी। रिया तो उनके सवालों पर हैरान रह गई थी। आप कौन है? मैं आकाश की माँ हूँ और ये उसकी बहन है। मगर तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। कल उन्होंने मुझसे शादी की थी, रिया ने धीमे से लहजे में जवाब दिया। क्या कहा तुमने? आकाश ने तुमसे शादी की, हमसे पूछे बगैर, हमारी इजाजत के बगैर? वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? वो औरत बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। आकाश की बहन के भी हाव भाव उसकी माँ से अलग नहीं थे। ऐसा नहीं हो सकता माँ, भाई हमें इस तरह से धोखा नहीं दे सकते, हमारे अरमानों को इस तरह से कुचल नहीं सकते। हमेशा हमने उनके शादी के सपने देखे, मगर वो खुद ही अब सारे फैसले कर गए। दोनों गहरे सदमे में लग रही थीं। अब उन्होंने रिया को खूब बुरा भला बोलना शुरू कर दिया था। होगी तुम किसी और जगह की, जिसने मेरे बेटे को राह चलते घेर कर फंसा लिया है। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियां तो घर बसा नहीं सकती, बस मर्दों को फंसा सकती हैं। मगर आकाश से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी ऐसी लड़की के जाल में फंस जाएगा। चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। सुनीता आंटी के घर में वो हमेशा उनकी और तनीषा की बातें सुनती रहती थी।
और यहाँ आकर भी उसे वही सब सुनने को मिल रहा था। इसके बाद वो उनके साथ लड़ाई करने लगी। रिया उठकर अपने कमरे में आ गई थी। वो बुरी तरह से रो जा रही थी। थोड़ी देर के बाद आकाश भी घर आ गया था। अब उन तीनों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रिया को कुछ अंदाजा नहीं था कि उनकी क्या बातें हो रही हैं और ना उसे ये सब जानना था। उसे बस इतना पता था कि अब आकाश भी उसे घर से निकाल देगा। अपनी माँ बहन को वो क्यों नाराज करेगा। काफी वक्त गुजर जाने के बाद आकाश कमरे में आया। उसका चेहरा सख्त हो गया था। रिया उसे देखकर खड़ी हो गई थी। आपको मेरी जात का इस तरह से तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। अगर आप मुझे इस घर में इज्जत नहीं दे सकते थे तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपने घर वालों से पूछा भी नहीं और मुझे यहाँ लेकर आ गए। तुम इस मामले में मत बोलो। वो मेरे घर वाले हैं। उन्हें कैसे मनाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस बारे में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वो जाते जाते पलटा, किसी बात को भी अपने दिल पर लगाकर मत बैठना। मेरी माँ और बहन दिल की बुरी नहीं है। बस वो गुस्से में थी तो उनके मुंह में जो आया वो बोलती चली गई। मगर अब मैं उन्हें समझा दिया है। दोबारा तुम्हारे सामने आएंगी तो बदतमीजी की कोई बात नहीं करेंगी। अगर तुम भी अपना दिल इनकी तरफ से साफ कर लोगी तो ठीक रहेगा। रिया तो उसे देखती रह गई थी। क्या चीज है ये शख्स। वो तो समझ रही थी कि वो उसे हाथ से पकड़कर इस घर से निकाल देगा और उसे कहेगा कि जब तक घर वाले नहीं मानते वो इसे वापस लेकर नहीं आएगा। मगर इसने तो उसकी सोच की उल्टी बात की थी। यकीनन वो शख्स जिम्मेदारी उठाने वाला था। रिया की शादी के बाद घर के हालात काफी बदल गए थे। घर में हर वक्त दुख का माहौल रहने लगा था। हालांकि ये दुख भाई, माँ और दादाजी पर ही था। मगर तनीषा और सुनीता भी इसके असर से बच नहीं पाई थी। तभी सुनीता आंटी ने फैसला किया कि वो सुमित की शादी अपनी उस अमीर रिश्तेदार की बेटी से करेंगी। और ये शादी उन्होंने इसी महीने में करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने भी इनके फैसले पर कोई एतराज नहीं किया था। सुमित ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो लोग बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ब्याह कर उस घर में जा रही है। वो भी हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी सुमित के साथ हो। सब कुछ बहुत ही जल्दी में हो गया था। एक महीने में सारी तैयारी पूरी हो गई थी। शादी में एक दिन बाकी था जब तनीषा माँ से कहने लगी कि क्यों ना इस शादी में रिया को भी बुलाया जाए। सुनीता ने उसके ख्याल को झटका। क्यों उसे बुलाकर क्या करना। शुक्र मनाओ उस लड़की की मुसीबत इस जगह से हटी। तो मैंने तो शुक्र किया और तुम दोबारा उसे बुलाना चाहती हो। अरे माँ, उस पर अपना रौब भी तो दिखाना है। उसको बताना है कि भाई की शादी हमने कितने ऊंचे घराने में की है और हमारी होने वाली भाभी कितनी सुंदर है। वो अपने रूप पर अकड़ती है। और अब रिया एक आम से शख्स की बीवी बनकर उसके छोटे से घर में रह रही होगी। अब जब शादी पर वो आम से होलिये में आएगी तो उसका खूब तमाशा बनाएंगे। कितना मजा आएगा जब पूरे खानदान के सामने उसको बातें सुनाएंगे, इसकी कम हैसियत का एहसास दिलाएंगे। ये सोचकर ही सुनीता आंटी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, मैं आज ही सुमित से कहकर उस लड़के को कॉल करवाती हूँ। क्या नाम था उसका। हाँ, आकाश। बल्कि मैं खुद उससे बात करूंगी और कहूंगी कि वो रिया को लेकर आए। जब आकाश को सुनीता आंटी की कॉल आई तो वो हैरान रह गया। वैसे चंद मुलाकातों में अंदाजा हो गया था कि वो औरत रिया से कितनी नफरत करती है और वो जितनी मिठास से रिया को दावत दे रही थी। आकाश का हैरान होना तो बनता था। उन्होंने मुझे बुलाया। रिया ने हैरानी से कहा। हाँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया और तुम बहुत ही ठाठ से उस शादी में जाओगी। तुम्हें देखकर लगना चाहिए कि तुम एडवोकेट आकाश की बीवी हो, जो एक बहुत बड़ा वकील है और कई संपत्तियों का मालिक है। तुमने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं लगनी चाहिए। आकाश खुद उसे बहुत बड़े बुटीक पार्लर में लेकर आया था। इसका फेशियल करवाया, हेयर कट करवाया और फिर एक बहुत बड़े बुटीक से उसके लिए डिजाइनर ड्रेस लिया था। और फिर जिस दिन उसे शादी पर जाना था उस दिन वो एक बहुत बड़े पार्लर से तैयार हुई थी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो पहचान नहीं पाई। बेशक वो जमीन पर आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। आकाश के साथ और प्यार ने उसे एक अलग ही रंग दिया था। हालांकि वो धूप छांव जैसी मिजाज रखता था। उसका मूड होता तो बहुत प्यार बरसाता,
मूड ना होता तो वो बेरुखी दिखाता, मगर रिया इस बार भी खुश थी कि वो इसकी कम से कम इज्जत तो करता है। प्यार ना सही, इज्जत की तो वो हकदार थी, और वो ऐसी लड़की थी जो प्यार के बगैर रह सकती थी मगर इज्जत के बगैर नहीं। शादी का दिन आ पहुंचा था। हॉल के अंदर दाखिल होते रोशनियों का एक सैलाब था जिसने हर चीज को चमकदार बना दिया था। लेकिन इस हॉल में मौजूद हर रोशनी इस वक्त हल्की पड़ गई थी जब आकाश और रिया ने वहां कदम रखा। रिया ने उस दिन गहरे शाही नीले रंग का बेहद ही कीमती और सुंदर डिजाइनर लहंगा पहना था जिस पर चांदी के तारों का नाजुक और भारी काम था। उसके गले में चमकता हुआ हीरे का सेट था जो उसके गोरे रंग पर बिजली की तरह चमक रहा था। उसके कानों में लटके हीरों के झुमके उसकी हर हरकत को जगमगा रहे थे। आकाश खुद काले रंग के थ्री पीस सूट में उसके साथ खड़ा किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दोनों की जोड़ी इतनी जादुई थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें उन पर जाकर रुक गई थीं। सुनीता आंटी और उनकी बेटी तनीषा जो इस दिन दिल ही दिल में रिया का तमाशा बनाने के लिए तैयार बैठी थी, वो उसे देखकर सुन्न रह गई थी। तनीषा तो सोच रही थी कि रिया किसी सस्ते और आम से कपड़ों में आएगी और वो सबके सामने उसका मजाक उड़ाएगी, मगर यहाँ तो पासा ही उल्टा हो चुका था। रिया की खूबसूरती और उसकी राजसी सादधाज ने वहां मौजूद हर औरत को हैरत में डाल दिया था। हर कोई कानाफूसी कर रहा था कि शारदा की बेटी तो किसी बहुत ही बड़े घराने की रानी लग रही है। तनीषा कहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जलन की आग उसके अंदर भड़क उठी थी। वो अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी और तेज कदमों से चलती हुई रिया के करीब आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी और जहरीली मुस्कुराहट थी। वो रिया को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। तुम यहाँ आ ही गई रिया? तनीषा ने ताना मारते हुए पूछा। सच्ची बात बताऊं तो मैं तुम्हें देखकर हैरान हो रही हूँ। इतने महंगे कपड़ों और ये हीरे का सेट पहनकर तुम क्या दिखाना चाहती हो? मुझे लगता है तुमने ये सब किराए पर लिया होगा। रिया खामोशी से उसकी बातों पर मुस्कुराती रही। सच बताना, क्या तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि काश आज तुम सुमित भाई की दुल्हन बनी होती? अगर तुमने वो गलती ना की होती तो आज तुम इस छोटे से वकील की बजाय हमारे इतने बड़े बिजनेस का हिस्सा होती और सुमित भाई की बीवी होती। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? रिया ने तनीषा की बात पर सुनकर एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई घबराहट या पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति और जीतने वाली मुस्कुराहट थी जिसने तनीषा के तन बदन में आग लगाती थी। उसने अपने हीरे के सेट को नरमी से छुआ और तनीषा की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया। मैं तुम्हारी भाभी नहीं बनी तनीषा, और इसी बात पर मैं हर पल भगवान का शुक्र अदा करती हूँ। मुझे जितना चाहने वाला और इज्जत देने वाला पति मिला है, इसका तो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आकाश सिर्फ एक वकील नहीं है, बल्कि वो इस शहर के सबसे सम्मानित और कामयाब इंसान है। इनकी इज्जत और इनका रुतबा किसी लालची और छोटी सोच वाले इंसान से हजार गुना बेहतर है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बहुत सारी जायदाद के मालिक भी हैं। सुमित तो इनके साय के बराबर भी नहीं खड़ा हो सकता। मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे इस दलदल से निकालकर एक ऐसे इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनाया जो मेरी कद्र करना जानता है। तुम लोगों ने तो मुझे गड्ढे में गिराने की कोशिश की थी, मगर देखो भगवान ने मुझे कितना ऊंचा मुकाम दे दिया। रिया के शब्द जहर तीरों की तरह तनीषा और पास खड़ी हुई सुनीता आंटी के दिल में चुभ गए थे। वो दोनों गुस्से से लाल पीली हो गई थी, मगर वहां मौजूद दूसरे मेहमानों की वजह से कुछ बोल ना सकी। रिया ने उनको अपनी बातों में ऐसा जलाया था कि उनके चेहरे देखने लायक थे। शादी का फंक्शन खत्म होते ही रिया और आकाश इज्जत और सम्मान के साथ अपने घर वापस आ गए थे। घर वापस आने के बाद आकाश के दिल में रिया के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उसने देखा था कि किस तरह से रिया ने पिछड़े लोगों के सामने खुद को संभाला और अपनी इज्जत का बचाव किया। अब आकाश ने फैसला कर लिया था कि वो अपने घर वालों को भी इस शादी के लिए पूरी तरह से मनाएगा। वो अपनी माँ और बहन के पास गया। उसने इन्हें रिया की मासूमियत और उनकी सच्चाई के बारे में पूरी तरह से बताया था। उस दिन क्या हुआ था और कैसे उसने रिया के साथ शादी का फैसला किया। सब लोग खामोशी से बिना कुछ कहे उसकी बातें सुनते रहे। उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि रिया के बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है और वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरी
औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। धीरे धीरे आकाश की लगातार कोशिशों और रिया के अच्छे व्यवहार ने उसके घर वालों का दिल पिघला दिया था। आकाश की माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रिया को दिल से स्वीकार कर लिया और वो अब सब अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे थे। कोई किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता था। दूसरी तरफ सुनीता आंटी के घर में जैसे बर्बादी ने रास्ता देख लिया था। सुनीता आंटी जिस अमीर लड़की को सुमित के लिए बड़ी शान से बहू बना कर लाई थी, वो लड़की बहुत ही बदतमीज और मतलबी निकली। उसने घर आते ही सुनीता आंटी और सुमित की जिंदगी को नर्क बना दिया था। वो रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिरकार सुमित को अपने साथ लेकर बिल्कुल अलग हो गई थी और एक नए घर में शिफ्ट हो गई। सुनीता आंटी का लाडला बेटा उनसे दूर हो गया और उनका घमंड भी मिट्टी में मिल गया था। सबसे ज्यादा झटका तो उन्हें तब लगा जब तनीषा का पर्दाफाश हुआ। तनीषा का चोरी छिपे मोहल्ले के एक गरीब लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। वो उस लड़के से प्यार का दावा करती थी। सुनीता आंटी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भारी विरोध किया। वो किसी गरीब लड़के को अपने घर का दामाद नहीं बनाना चाहती थी। उन्होंने तनीषा पर सख्त पाबंदियां लगा दी और उसका फोन भी छीन लिया। तनीषा जो हमेशा दूसरों के लिए गड्ढे खोदती थी, अब खुद उसमें गिरने वाली थी। उसने फैसला किया कि वो उस गरीब लड़के के साथ रात के अंधेरे में घर से भाग जाएगी। उसने अपना सामान बांधा और आधी रात को पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। घर के चौकीदार ने सब देख लिया और शोर मचा दिया गया था। घर वाले जाग गए और तनीषा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगले दिन पूरे इलाके में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जो कुछ सुनीता आंटी और तनीषा ने मिलकर रिया के साथ किया था, बिल्कुल वही सब कुछ तनीषा के साथ हो रहा था। पूरे मोहल्ले में उनकी थू थू हो रही थी। तनीषा की इज्जत अब कौड़ियों के दाम बिक चुकी थी। कोई भी इज्जतदार खानदान तनीषा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुनीता आंटी अब बिल्कुल बेबस और लाचार हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने रोहन की तरफ देखने का फैसला किया। वही रोहन जिसकी वो पहले कोई इज्जत नहीं करती थी और उसे हमेशा ताने देती थी। सुनीता आंटी और उनके पति ने रोहन के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने रोहन को मजबूर किया कि वो तनीषा की इज्जत बचाने के लिए उससे शादी कर ले। रोहन जो एक सुलझा हुआ और दयालु इंसान था, दादाजी के कहने और सुनीता आंटी के रोने के सामने झुक गया। उसने खानदान की इज्जत रखने के लिए तनीषा से शादी करने पर हाँ कर दिया था। यूं रोहन और तनीषा की शादी बहुत ही सादगी और शांति से कर दी गई थी। शादी के बाद सुनीता आंटी का व्यवहार रोहन के साथ बिल्कुल बदल गया था। वो आंटी जो पहले दिन रात रोहन को बुरा भला कहती रहती थी, अब वो रोहन की आगे पीछे फिरा करती थी। वो रोहन की हर जरूरत का ख्याल रखती और हर वक्त उसकी तारीफों में लगी रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब इनकी बेटी की जिंदगी और इनकी अपनी इज्जत रोहन के हाथ में है। तनीषा भी अब बिल्कुल शांत हो गई थी और उसका सारा घमंड टूट कर बिखर चुका था। दूसरी तरफ रिया अपने घर में बहुत खुश थी। आकाश के प्यार और उसकी इज्जत ने उसे दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बना दिया था। उसके ससुराल वाले अब उसे अपनी बेटी की तरह चाहते थे। रिया ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, इसीलिए भगवान ने उसकी दुनिया की तमाम खुशियां उसकी झोली में डाल दी थी। वो अपने खूबसूरत घर में सुकून भरी जिंदगी गुजार रही थी और उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।